हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नाइन्थ स्केड्यूल। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल 31B की। आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करते हैं कुछ एक्ट एंड रेगुलेशंस को। यानी दोस्तों, कुछ एक्ट और कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। किस बेसिस पे दोस्तों? पहले ये होता था ना कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो इसे चैलेंज करो, इसे वाइड घोषित कर दो, इसे क्या कर दो, वाइड घोषित कर दो। लेकिन दोस्तों, नाइन्थ स्केड्यूल में अगर रखा जाएगा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन, ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन, तो इस पे जो है दोस्तों, इस पे इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। और इसको कब लाया गया था? बाय दी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। दोस्तों, नाइन्थ स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि जो नाइन्थ स्केड्यूल है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? इट स्टेट्स दैट एक्ट एंड रेगुलेशंस इन दी नाइन्थ स्केड्यूल, यानी कि नाइन्थ स्केड्यूल में जो एक्ट एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसी भी बेसिस पर वाइड नहीं होते हैं। ये जो एक्ट है और जो रेगुलेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे, फोर्स में रहेंगे। कब तक रहेंगे दोस्तों? कब तक ये फोर्स में रहेंगे? जब तक कि एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर देते हैं उसको, या रिपील नहीं कर देते हैं। यानी दोस्तों, अमेंडमेंट से पहले तक वो वैसा ही बना रहेगा, उसको कोई भी वाइड नहीं कर सकता है इस बेसिस पे कि वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो दोस्तों, ये जो एक्ट एंड रेगुलेशंस होते हैं ये वाइड नहीं माने जाएंगे अगर उसमें ऐसे कोई प्रोविजंस हैं जिसके कारण से टेक अवे हो रहे हैं या राइट्स जो है दोस्तों वो अब्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितना पावरफुल है नाइन्थ स्केड्यूल। लेकिन दोस्तों, आपको इसी लेक्चर में पता चलेगा कि अब ऐसी कोई बात नहीं है। अंडर द नाइन्थ स्केड्यूल जो भी एक्शंस हैं, लॉज हैं, तो वो भी अब क्या है, चैलेंज हो सकते हैं कोर्ट में। तो ये सारी कहानी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? इट अलाउज पार्लियामेंट टू इम्यूनाइज लेजिस्लेशन, यानी कि दोस्तों पार्लियामेंट के पास क्या हो गया, पार्लियामेंट को इम्यूनिटी मिल गई। किस चीज़ से इम्यूनिटी मिल गई? कि क्या कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और उनको वाइड भी नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर उसको नाइन्थ स्केड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाए तो। इट अप्लाइज टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। दोस्तों, ये जो है वो किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होंगे जो कि अंडर आर्टिकल 368 किए गए हैं। दोस्तों, आखिर लाया क्यों गया, पर्पस क्या था? तो इसे इसीलिए लाया गया ताकि क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके लैंड रिफॉर्म लॉज को। दोस्तों, अगर लैंड पहले के टाइम में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लैंड रिफॉर्म लॉज के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों, लैंड रिफॉर्म लॉज को इसमें रख के जो है नाइन्थ स्केड्यूल में अगर रखते थे, है ना, तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लॉज थे, और उसको क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म लॉज को इसी नाइन्थ स्केड्यूल में रख दिया गया था ताकि इसको फंडामेंटल राइट्स से, चैलेंजेस से बचाया जा सके, फ्रॉम पोटेंशियल चैलेंजेस बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, ये जो लॉ है इसका एम क्या था कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, जैसे कि लेबर लॉज हो गए, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गए, जैसे कि लॉज रिलेटेड टू टैक्सेस एंड रेवेन्यू हो गए। तो इस प्रकार के लॉज को क्या किया जाता था, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये किया गया था। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर नीचे क्या है, एक केस है जिसे हम क्या बोलते हैं, आईआर कोहिलो केस। इस आईआर कोहिलो केस के अंदर क्या हुआ था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, है ना, दिस केस हाईलाइटेड, इस केस में हाईलाइट किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड जो पावर ऑफ जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और इस केस को कहा गया कि ये क्या है, 9th स्केड्यूल केस। यानी दोस्तों IR कोहेलो केस को भी क्या कहा गया, 9th स्केड्यूल का केस कहा गया। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको कोई भी नहीं ले सकता है बाय पुटिंग ए लॉ। अगर लॉ को आप अंडर द 9th स्केड्यूल भी रख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है और इसका विरोध कोई नहीं कर सकता, इसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्टेट दैट, ये कहा गया कि जो भी लॉ अंडर 9th स्केड्यूल रखे गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से, वो भी क्या होंगे, ओपन टू चैलेंज होंगे इन कोर्ट अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है, गारंटीड अंडर द आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 या द बेसिक स्ट्रक्चर, या किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। तो 9th स्केड्यूल भी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे भी जो एक्ट्स लॉज होंगे उसे भी चैलेंज किया जाएगा टू दी कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि आर्टिकल 31B पहले क्या करते थे, ये सेव करते थे, कोई भी एक्ट एंड रेगुलेशंस इसमें रखे जाते थे तो इसको चैलेंज नहीं किए जाते थे, इस बेसिस पे इनवैलिडेट नहीं किए जाते थे कि ये कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं किसी भी फंडामेंटल राइट को। लेकिन दोस्तों IR कोहिलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलेगा उन लॉज को जो कि कहाँ इंक्लूडेड है, 9th स्केड्यूल में इंक्लूडेड है, उनमें भी जुडिशियल रिव्यू चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इट कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर द 9th स्केड्यूल। आई होप दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 9th स्केड्यूल का, तो नहीं या किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या है, किया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों क्या ग्राउंड्स है जिसपे जुडिशियल रिव्यू किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जो हम अभी देखेंगे जिस पर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है। दोस्तों मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं वो सभी अमेंडमेंट्स अगर वो वायलेट कर रहे हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को, तो उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं ना लेजिस्लेचर के द्वारा, वो भी कई सारे पैरामीटर्स पे जज होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स पे जज होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही या जो लेजिस्लेशन किए जाते हैं पार्लियामेंट उनमें ही, साथ ही साथ दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं ना लेजिस्लेचर के द्वारा, वो भी जज किए जाते हैं। जैसे क्या क्या ग्राउंड्स हैं ये देख लेते हैं। द ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने का जो ग्राउंड है वो क्या हो सकता है, इलीगैलिटी हो सकता है, इरेशनलिटी हो सकता है, या प्रोसीजरल इम्प्रॉप्रिएटी हो सकता है। दोस्तों प्रोसीजर कैसा यूज हुआ है, जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोसेस बाय विच द जुडिशरी चेक्स इफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी चेक करते हैं कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है उन्होंने वायलेट तो नहीं कर दिया है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, या अपने अथॉरिटी से बाहर तो नहीं गए हैं, इसको भी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वन बाय वन हम सारे पैरामीटर्स को जो है पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, इलीगैलिटी, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, इलीगैलिटी का मतलब है एन एरर ऑफ लॉ। क्या मतलब है दोस्तों, एन एरर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ में क्या है, एरर है, एक्टिंग विद बैड इंटेंशंस या बैड इंटेंशंस से बनाए गए हैं, यूजिंग पावर फॉर द रॉन्ग पर्पस, रॉन्ग पर्पस से के लिए पावर का यूज किया गया है, एक्सेस ऑफ पावर का यूज किया गया है, या अनलॉफुल डेलीगेशन ऑफ पावर का यूज किया गया है। तो ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। यानी कोई भी एक्ट्स और डिसीजंस जो है उसको इलीगल किया जा सकता है अगर जो लेजिस्लेचर हैं वो क्या करेंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे लॉ को प्रॉपरली, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, इलीगल हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी एक्शन जो बनाए जाते हैं, है ना, कोई भी एक्शन वो कैसे इलीगल हो सकते हैं, इफ द पब्लिक बॉडी हैज नो पावर टू मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन और इफ दे हैव एक्टेड बियॉन्ड द पावर्स। यानी दोस्तों पावर्स के बियॉन्ड आप कोई भी कार्य कर लोगे, है ना, बियॉन्ड दी पावर्स कोई कार्य हो जाएगा, तो क्या ये लीगल होगा, क्या ये लीगल होगा, नहीं। तो लीगैलिटी पे पूरा फोकस किया जाता है, जो दायरा है जो लिमिटेशंस है उसी के अंदर क्या किया जाए, पावर को यूज किया जाए, है ना।
जो जो लेजिस्लेचर है वो अगर लॉ को ठीक से फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो तो गलत लॉ बनेगा ना, इलीगल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या ग्राउंड है। पहला हमने देखा इलीगैलिटी, दूसरा है क्या इरेशनलिटी। इरेशनलिटी क्या है दोस्तों, ए डिसीजन दैट इज अनरीजनेबल, यानी ऐसा डिसीजन जो क्या है अनरीजनेबल है या फिर अनरीजनेबल कंडीशन पे बनाए गए हैं। एक ऐसा डिसीजन जो कि क्या है आउटरेगियस है, दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड हैव मेड इट, यानी कोई भी रीजनेबल व्यक्ति उसको नहीं बना सकता है। दोस्तों डिसीजन देख के तो हमें लगता है ना कि ये रीजनेबल होगा फैसला या नहीं होगा। तो इरेशनलिटी क्या होता है कि कोर्ट क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और ऐसे डिसीजन को क्वैश भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये जो डिसीजन है वो अनरीजनेबल है, इरेशनल है या परवर्ज है ऑन द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकर। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा जो ग्राउंड था वो क्या था, इलीगैलिटी। इलीगैलिटी और दूसरा जो ग्राउंड है वो क्या है, इरैशनैलिटी। ठीक है दोस्तों, इरैशनैलिटी। अगला हमारा जो ग्राउंड है वो है प्रोसीजरल इम्प्रॉप्रिएटी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर मान लेते हैं प्रोसीजर ही गलत है, अगर प्रोसीजर ही क्या है, प्रोसीजर में ही चूक हो गई है, फेल टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो अगर नहीं किया गया है, फेल टू ऑब्जर्व द बेसिक लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में नहीं दिया गया है, अगर लेट डाउन विद प्रोसीजर्स, अगर उसके द्वारा कंप्लाई नहीं किया गया है, तो क्या है दोस्तों, ये सारे लॉ फेल है। दोस्तों जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको फेयरली एक्ट करना चाहिए जब भी वो डिसीजंस लेते हैं। जो भी प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया है वो फेयर है भी कि नहीं है, तो उन सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारा दोस्तों लास्ट ग्राउंड क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि ऐसा प्रिंसिपल जो अलाउ करता है कोर्ट को कि वो चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव हैज़ अब्यूज्ड, कि कहीं एग्जीक्यूटिव ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। यानी दोस्तों ये अलाउ होता है कोर्ट को कि वो चेक कर सकते हैं कि एक्शन जो लिए गए हैं वो नेसेसरी थे भी या फिर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो चेक भी कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी हो या जो प्रोसीजर हो, इरेशनैलिटी हो, इलेगलिटी हो, ये सब सारे जो है दोस्तों पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम चेक जज करते हैं, है ना। लेजिस्लेचर जो कानून लेके आ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कर रहे हैं वो सही भी हैं या फिर नहीं है। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कितने प्रकार के जुडिशियल रिव्यूज होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने आपको इनमें से कुछ पहले भी बताया हुआ है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है। तो कोर्ट रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को और इंश्योर करते हैं कि कहीं इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं किया है। इसके अलावा मैंने अभी जस्ट बताया कि जो लॉ मेकिंग होते हैं कोर्ट्स उनको भी रिव्यू करते हैं, जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करते हैं वो सही है कि नहीं है, त्रुटि तो नहीं है ना दोस्तों। एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी जांच करते हैं, कोर्ट रिव्यू करते हैं जो एक्शंस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा लिए गए हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बारे में बताया, तो कोर्ट जो है उनको भी रिव्यू करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं वो सही भी हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, और क्या करते हैं, असाइलम जुडिशियल रिव्यू, यानी कोर्ट क्या करते हैं दोस्तों, उन डिसीजंस का भी रिव्यू करते हैं जो असाइलम में बनाया गया है, इमिग्रेशन या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस में। आई होप दोस्तों कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो, और इवन जुडिशियल डिसीजंस को भी रिव्यू किया जाता है। मैंने बताया आपको लेजिस्लेटिव एक्शंस में कि जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं, उनके पास पावर है कि वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो लॉ पास किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा वो कंप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दोस्तों मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बारे में बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक ऐसा टूल है जो क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस के बारे में बताया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो वैसे मिस्टेक्स को भी करेक्ट करते हैं, वैसे एरर को भी करेक्ट करते हैं जो कि जुडिशियरी ने खुद लिया है ना। इट इज़ यूज टू करेक्ट और मेक एनी चेंज इन प्रीवियस डिसीजंस मेड बाय द जुडिशियरी इटसेल्फ। तो दोस्तों सोचिए जुडिशियरी के भी डिसीजंस का यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या चीज़ हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस क्या चीज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पावर है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू का।
दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या इंपॉर्टेंस है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्शंस को इंश्योर कर सकते हैं, है ना। इंश्योरिंग गवर्नमेंट एक्शंस स्टे विद इन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में बनाए गए हैं भी कि नहीं, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं, एंड बैलेंस ऑफ पावर को भी मेंटेन करते हैं अमॉन्ग गवर्नमेंट ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए। मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहे हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसको देखने के लिए राइट्स ऑफ द पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो फेडरल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, और दोस्तों जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है उसे भी सिक्योर करते हैं, और टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव से भी प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों एग्जीक्यूटिव के पास भी तो काफ़ी ज़्यादा पावर है, कई बार वो अपने दायरे से बाहर भी डिसीजंस ले सकते हैं ना, तो उनको भी रोकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारे इंपॉर्टेंस वन बाय वन जुडिशियल रिव्यू के समझ आ गए होंगे, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं, उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो क्या समस्याएं हैं जुडिशियल रिव्यू में? सबसे पहले तो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को ये लिमिट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? मैंने अभी बताया ना कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे, अपने दायरे में रह के काम करेंगे। एक्सेसिव पावर जो है, एक्सेसिव पावर ये नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं लिमिट लगाते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद दोस्तों क्या है, वायलेट्स द लिमिट ऑफ पावर सेड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट ओवरराइड्स एनी एग्जिस्टिंग लॉ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई लॉ भी है, अ, अगर वो है लॉ बन भी गया तभी तो वो वाइड हो सकता है ना। तो ओवरराइड करते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को, है ना, इसका मतलब वायलेट करते हैं द लिमिट ऑफ पावर। यानी दोस्तों अब लेजिस्लेचर बोलेंगे क्या कि मैंने लॉ बना दिया, मैंने लॉ बना दिया, मेरे पास पावर है, लेकिन फिर क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू से यही लॉ क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पावर का यूज़ है उस पर लिमिटेशंस लगाए जा रहे हैं संविधान के द्वारा, एंड एग्जिस्टिंग लॉ को ही वाइड कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी बात है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल ओपिनियंस ऑफ द जजेस, यानी कि जो जुडिशियल ओपिनियंस लेते हैं जज वंस, एक बार किसी केस के लिए, वो क्या बन जाते हैं, स्टैंडर्ड बन जाते हैं, यानी कि अदर केसेस को भी उनसे रूल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक रिपीटेटिव एक्शंस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इट कैन हार्म द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक को भी हार्म कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट कभी कभी दोस्तों इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सनल या सेल्फिश मोटिव से। कई बार पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल जो है मोटिव्स के लिए भी डिसीजंस ले लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को हार्म होते हैं, है ना दोस्तों। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिपीटेड इंटरवेंशंस ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, इससे जो लोगों का फेथ है गवर्नमेंट के अंदर में, उनकी इफिशिएंसी के अंदर में, उनकी क्वालिटी के अंदर में, उनकी इंटीग्रिटी के अंदर में, उन पे क्या होता है, उनका फेथ डगमगा जाता है ना दोस्तों। बार बार अगर कोर्ट इंटरवेंशंस करेंगे तो लोगों के मन में क्या होगा, अरे कोर्ट बार बार आ रहे हैं, गवर्नमेंट को सिखा रहे हैं, है ना, तो गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, तो लोगों का फेथ भी डगमगा जाता है। तो दोस्तों हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम और भी अच्छे से जुडिशियल रिव्यू को देखने वाले हैं। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है, और इन सब में क्या अंतर है, इनको भी हम अच्छे से ब्रॉडली देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।